नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बीकानेर। आज हम महाकवि भास द्वारा लिखे गए स्वप्न वासवदत्तम नाटक की बात करते हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ या सेट एग्जाम में सिलेबस में यह नाटक है। साथ ही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट में और आरपीएससी पोस्ट ग्रेड एग्जाम के भी सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट में स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है वो सिलेबस में है। इसके साथ बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में भी यह नाटक है। इसलिए इन सभी दृष्टिकोणों से हमें इस नाटक को अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि अपनाते हुए। महाकवि भास ने 13 नाटकों की एक श्रृंखला लिखी है, या यूं कहें कि त्रयोदश नाटक चक्रम, यह प्रश्न पूछा जाता है। महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हैं। उनमें से कुछ रामायण पर आधारित है, कुछ महाभारत पर आधारित है, कुछ काल्पनिक कथाओं पर आधारित है। उदयन की कथा पर आधारित स्वप्न वासवदत्तम नाटक है। महाकवि भास जो है वो संस्कृत साहित्य के नाटककारों में अग्रगण्य है और संभवतः सबसे प्राचीन नाटककार भी है। महाकवि भास जो है उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है स्वप्न वासवदत्तम, जो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक के बीच में लिखा गया है। यह प्रथम राजनीति प्रधान नाटक भी है। इसमें 6 अंक है और 57 श्लोक है। प्रमुख रस श्रृंगार है। इसका नायक वत्सराज उदयन है और प्रधान नायिका वासवदत्ता और अन्य नायिका पद्मावती है। भारतीय वृत्ति है इसमें और प्रसाद गुण है। इस नाटक का नामकरण स्वप्न में वासवदत्ता के मिलन की घटना पर आधारित है, जो कि पंचम अंक में वर्णित है। पांचवें अंक में राजा उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और किस प्रकार वार्तालाप होता है वो इतना सुंदरता से अंक महाकवि भास ने लिखा कि अपने स्वयं के उस लेखन और घटना को उन्होंने इस नाटक का जो है नाम के रूप में रख दिया। इतना सुंदर अंक है वह और इतनी सुंदर वह घटना है जिसको हम आगे बताएंगे। महाकवि भास द्वारा ही रचित एक अन्य नाटक है प्रतिज्ञा योगंधरायणम। उस नाटक के बाद की कथा वस्तु यह स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित की गई है। प्रतिज्ञा योगंधरायण में क्या कथा वस्तु है इसके हम आपको संक्षेप में आगे बताएंगे। इस नाटक का विदूषक जो पात्र है वह वसंतक है। विदूषक उसे कहते हैं जो नाटक में हास्य की रचना करता है। प्रतिज्ञा योगंधरायण को देखते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है वो पूर्व चरित है और स्वप्न वासवदत्तम नाटक उत्तर चरित है। अतः पूर्व चरित को समझे बिना स्वप्न वासवदत्तम कथा का जो पूर्व प्रसंग और आगामी घटनाओं का तारतम्य स्पष्ट ही नहीं होता है। इसलिए प्रतिज्ञा योगंधरायण को हम देखते हैं। नर्मदा के उत्तर में अवंती राज्य फैला हुआ था, जो मालवा के पश्चिम भाग तक था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई थी। अवंती राज्य का राजा प्रद्योत था और उसकी विशाल सेना होने के कारण उसे महासेन भी कहा जाता था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। प्रद्योत का ही एक अन्य नाम महासेन था और इसका कारण उसकी विशाल सेना थी। वत्स राज्य का राजा जो उदयन है वह ललित कलाओं का ज्ञाता था। उसके पास घोषवती नाम की एक दिव्य वीणा थी। वीणा का नाम याद रखना आप लोग, घोषवती। उसे बजाकर वह हाथियों को पकड़ा करता था। उसके अंदर एक कला थी कि वह जब वीणा बजाता था तो हाथी सम्मोहित हो जाते थे और तदनंतर वह उनका शिकार करता था। उसकी इसी कला से प्रभावित होकर जो है राजा प्रद्योत ने छल पूर्वक वत्सराज उदयन को बंदी बना लिया। प्रद्योत का एक अमात्य था शालंकायन,
उसने उसे कैद कर लिया छलपूर्वक। महाराज प्रद्योत का विचार था कि उदयन को बंदी बनाकर और तदनंतर वासवदत्ता से उसका विवाह कर दिया जाएगा। इसी विचार से जो बंदी बनाए गए उदयन को प्रद्योत ने वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए नियुक्त किया और वीणा सिखाते समय वे दोनों परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए। इधर महाराज उदयन का एक मंत्री था योगंधरायण, ये नाम भी आप लोग याद रखना। योगंधरायण जो मंत्री है वो अति कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने अपने राजा को मुक्त कराने के लिए योजना बनाई और स्वयं पागल का भेष बनाकर और सन्यासी वेशधारी रुम्णवान, एक अन्य मंत्री का नाम है रुम्णवान, और विदूषक के साथ उज्जैनी पहुंच गया। वहां उसने सारे नगर में गुप्तचरों का जाल फैला दिया। वहां जाकर उसे ज्ञात होता है कि महाराज तो बंदी होकर भी प्रेमालाप कर रहे हैं। तो उसने अपनी योजना को पुनः निश्चित करते हुए प्रतिज्ञा की कि यदि ताम चैव ताम चैवायत लोचना ना हरामी नृपम चैव नास्मि योगंधरायणः, अर्थात उस घोषवती वीणा, नलागिरी हाथी तथा विस्तृत नेत्रों वाली वासवदत्ता एवं राजा को यदि हरकर कौशाम्बी न ले जाऊं तो मेरा नाम योगंधरायण नहीं। उसकी इसी प्रतिज्ञा पर यह आधारित है नाम नाटक का। इस प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए ही योगंधरायण रात्रि में भद्रवती नाम की हथिनी पर, हथिनी का नाम क्या था? भद्रवती, उस हथिनी पर वासवदत्ता को साथ लेकर उदयन को कौशाम्बी के लिए भेज दिया। जैसे यह समाचार फैलता है कि राजकुमारी वासवदत्ता को उदयन भगाकर ले गया है, तो राजा प्रद्योत शीघ्र पीछा करने के लिए योद्धाओं को आदेश देते हैं। योगंधरायण अपना पागल का वेश त्याग कर तलवार और ढाल लेकर शत्रु सेना को रोकता है। युद्ध में हाथी के दांत से टकराकर उसकी तलवार टूट जाती है और सैनिकों द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। परंतु योगंधरायण को संतोष है कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। अंत में प्रद्योत उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर उपहार भेंट करते हैं, परंतु योगंधरायण उसे छल समझकर मना कर देता है। जब उसे यह बताया जाता है कि महासेन ने वासवदत्ता उदयन के परिणय की अनुमति दे दी है, तब वह पुरस्कार ग्रहण कर लेता है। इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। अब स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है, प्रतिज्ञा योगंधरायण के पूर्व चरित के आगे ही इस नाटक का प्रारंभ होता है। जब राजा उदयन प्रद्योत के यहाँ से मुक्त होकर के अपनी राजधानी कौशाम्बी में वासवदत्ता सहित आ जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ आकर वासवदत्ता से विधिवत परिणय कर लिया है। उदयन के परिणय के पश्चात सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं विलासी जीवन व्यतीत कर रहा है। राज्य की उपेक्षा से शत्रु राजा आरुणि ने उसके कौशाम्बी को छोड़कर, जो राजधानी थी उसको छोड़कर सारे अन्य संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया। मंत्री योगंधरायण इससे अत्यधिक चिंतित होते हैं। वो एक योजना बनाते हैं और उसमें रानी वासवदत्ता को भी सम्मिलित करते हैं। किस प्रकार राजा को सचेत किया जाए और अपने राज्य के प्रति उनको जागरूक करके और पुनः पुरुषार्थ से युक्त किया जाए। इसका कारण वह ये बताते हैं वहां कि दो ज्योतिषी थे, पुष्पक और भद्रक, नाम याद रखना। पुष्पक और भद्रक दो ज्योतिषी थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी पूर्व में कि राज्य पर विपत्ति आएगी परंतु मंत्रियों के कौशल से दूर हो जाएगी। महाराज उदयन को महासेन द्वारा बंदी बनाया गया और योगंधरायण ने उससे मुक्त करा लिया गया। अतः उसकी सत्यता देखकर ही एक अन्य भविष्यवाणी जो दूसरी की थी पुष्पक और भद्रक ज्योतिषियों ने, कि पद्मावती महाराज उदयन की रानी बनेगी और तदनंतर राजा की
अभ्युदय होगा। तो उस भविष्यवाणी पर विश्वास करके वो अपनी योजना बनाते हैं। योजना में वो शिकार के बहाने राजा उदयन को ले जाते हैं और एक लावाणक ग्राम में पड़ाव डालते हैं। वहां पर उदयन को शिकार के लिए भेजकर पीछे पड़ाव में आग लगा देते हैं और वासवदत्ता और स्वयं को आग में जलकर मरने की अफवाह फैला देते हैं। रुम्णवान के द्वारा राजा की देखभाल की जाती है और उसे आश्वस्त करते हुए तदनंतर पुनर्विवाह के लिए उसे राजा को तैयार किया जाता है। राजनीतिक योजना के तहत मगध की राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा उदयन का विवाह करवाया जाता है और उससे पूर्व में जो मंत्री योगंधरायण है उसने रानी वासवदत्ता को इसी राजकुमारी पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख दिया होता है। महाराज दर्शक की बहन है यह पद्मावती और इसी परिप्रेक्ष्य में इनके विवाह के पश्चात विवाह होता है चतुर्थ अंक में और पंचम अंक में जिसके ऊपर यह नामकरण आधारित है, स्वप्न में वासवदत्ता के मिलन का जो अंक है उसका थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। संध्या का समय है। महाराज जो उदयन है अभी पद्मावती के मगध राज्य में ही स्थित है। पद्मावती के सिर में पीड़ा है। विश्राम के लिए उसका बिस्तर समुद्र गृह में बनाया गया है। समुद्र गृह एक ऐसा कक्ष है जिसमें अत्यधिक रोशनी नहीं होती है और आसपास शांत वातावरण होता है, किसी तरह का शोरगुल नहीं होता और हल्की रोशनी के साथ उस कक्ष में प्राकृतिक चित्र बने होते हैं जिससे कि जो रोगी है उसका मनोरंजन हो या उसका ध्यान अन्य तरफ आकर्षित होने से उसकी पीड़ा में कमी आए। तो समुद्र गृह में उसका बिस्तर तैयार करवाया गया है ऐसी सूचना दी जाती है। एक दासी द्वारा वासवदत्ता को पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार दिया जाता है और दूसरी दासी जो है विदूषक को महाराज से कहने के लिए समाचार देती है। विदूषक के साथ उदयन समुद्र गृह में पहले पहुंच जाते हैं। वे दोनों वहीं रुककर पद्मावती के आने की प्रतीक्षा करते हैं। विदूषक के द्वारा समय बिताने के लिए कहानी सुनाने पर राजा सो जाता है। विदूषक उसे उठाने के लिए उड़ाने के लिए चादर लेने जाते हैं। वासवदत्ता भी उधर पद्मावती को देखने के लिए पहुंचती है। दीपक का धुंधला प्रकाश है। राजा उदयन लेटा हुआ है किंतु वासवदत्ता उसे पहचान नहीं पाती और वह सोचती है यह पद्मावती है जिसे निद्रा आ गई है और खाली स्थान पर वह स्वयं भी लेट जाती है। इधर उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को पुकारता है। राजा की आवाज सुनकर वासवदत्ता चौंक जाती है और किसी के द्वारा देख लिए जाने के भय से भयभीत हो उठती है, परंतु पति से दीर्घकालीन वियोग के बाद आज मिलन हुआ था, अतः वह सुख भरे किंचित क्षण खोना भी नहीं चाहती, इसलिए क्षण भर रुक भी जाती है वहां। महाराज उदयन स्वप्न में प्रश्न करते हैं और वासवदत्ता उनके उत्तर देती है। नायक नायिका का यह अनूठा मिलन कवि की विशिष्ट कल्पना है। विलंब हो जाने के भय से वासवदत्ता जाने को उत्सुक होती है, परंतु राजा के शैया से नीचे लटके हाथ को ऊपर रखने के लिए रुक जाती है। वह प्रीतिपूर्वक धीरे से हाथ को ऊपर रख देती है। वासवदत्ता के हाथ के स्पर्श से राजा जग जाता है। वासवदत्ता घबराकर शीघ्रता से निकल जाती है। वासवदत्ता को निकलते हुए राजा उदयन देख लेते हैं, परंतु नींद ठीक से न खुलने के कारण तथा प्रकाश कम होने के कारण राजा किवाड़ से टकराकर गिर जाते हैं। वासवदत्ता इस दौरान चली जाती है और विदूषक प्रवेश करता है। राजा उसे वासवदत्ता के जीवित होने के समाचार देता है, परंतु विदूषक है वह अपने प्रबल तर्कों से उसे
मिथ्या सिद्ध कर देता है कि ये आपका मति भ्रम है, वासवदत्ता तो बहुत समय पहले ही आग में जलकर मर चुकी है। इसके बाद कंचुकी आरुणि पर आक्रमण के लिए की गई तैयारी की सूचना देता है और शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। और अंत में बहुत से नाटकीय घटनाक्रम के पश्चात उचित अवसर पाकर योगंधरायण के सत प्रयास से वासवदत्ता और उदयन का पुनर्मिलन होता है। वत्सराज उदयन वासवदत्ता और पद्मावती के साथ सहर्ष अपनी राजधानी लौट जाते हैं। इस प्रकार यह जो नाटक है यह सुखांत नाटक है। यह भास का अभिनय आदि सभी दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इस नाटक की अन्य जो महत्वपूर्ण और बिंदु है उस पर हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।